Bismillahirrahmanirrahim. Hi viewers, welcome to Structure Analysis Essential. तो इस लेक्चर में हम एक बीम का एग्जांपल करेंगे टू कंप्यूट द कंबाइंड स्ट्रेसेस. कंबाइंड स्ट्रेसेस कैसे फॉलो. तो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. तो दिस इज द क्वेश्चन कि ये एक कैंटिलेवर बीम है. यू नो द कैंटिलेवर बीम वो हैं जो कि वन एंड से फिक्स होते हैं और बाकी जो है वो फ्री होते हैं. तो दिस इज द कैंटिलेवर बीम. अब ये कोई पुली के लिए जो भी है, वैसे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना चाहिए. ठीक है, इसकी आप आदत डालें कि क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग के बेस के ऊपर ही हम कुछ एजम्पशंस वगैरह और ये चीज़ें करते हैं. तो बहरहाल दिस इज़ द बीम और ये एक पुली के लिए यूज़ हो रहा है जिसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है. 25 किलो न्यूटन फोर्स लग रही है विद दिस एंगल, जिसकी स्लोप गिवन है वर्टिकल 3 एंड हॉरिजेंटल 4. तो अगर आप इस पर पैथागोरस थ्योरम लगाएं तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर अंडर रूट, so this inclined, this will be equal to 5 units. ये 5 यूनिट्स होगा और जो फोर्स लग रही है वो है 25 किलो न्यूटन. अब हमने फाइंड आउट क्या करना है. डिटरमिन द रिजल्टेंट नॉर्मल स्ट्रेसेस एट ए एंड बी एट द वॉल. यानी हमने पॉइंट ए और बी पर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं. और जो ए बी जो सेक्शन है, चूंकि दिस इज द 2D डायग्राम. अगर आप इसको इमेजिन करें कि ये एक 3D बीम है, डेफिनेटली बीम जो होंगे वो एक 3D बीम्स होंगे. तो ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन, दिस इज दिस वन. ठीक है, यानी इसकी जो ब्रेड्थ है वो 50 mm है और जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 150. तो ये है पूरी की पूरी इसकी क्वेश्चन की. पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि हमने फाइंड आउट करने हैं स्ट्रेसेस ए या बी कह लें या पूरी की पूरी इस लाइन पे हम अगर स्ट्रेसेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. ठीक है, सो किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, वो तमाम स्ट्रेसेस एक लाइन में, इस पूरी लाइन पे एक ही किस्म के स्ट्रेस होंगे. हाँ, अगर आप नीचे आते हैं, ये जैसे जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली आपके जो स्ट्रेसेस हैं वो कम होते जाएंगे और न्यूट्रल एक्सिस पे ये जो डॉटेड लाइन है इस पे आके बिल्कुल स्ट्रेसेस जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे. बेसिकली दिस इज द सेंट्राइडल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन इससे डिफरेंट आएगी, वो भी इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करेंगे. तो इस क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम हमेशा आप देखते हैं, चाहे स्ट्रक्चर एनालिसिस हो या इस किस्म के मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का स्ट्रक्चर हो. अच्छा, बहरहाल ये एक जो क्वेश्चंस है ये हमने लिया है एल सिंगर की बुक से, जो कि है चैप्टर 9. इस बुक का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय एल सिंगर. चैप्टर 9 जो है उसका एग्जाम्पल नंबर 901 है. इसके लिए हम सिंपली एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि बीम्स के सेंटर की डायग्राम्स होती हैं. तो अगर हम अपने बीम को एक लाइन डायग्राम में कंसिडर करें तो दिस विल बी द फाइनल पोजीशन. अब ये जो है इसको हमने, यानी इस पूरे जो 2D या 3D मॉडल है इसको हमने एक लाइन डायग्राम के फॉर्म में जो है वो एज्यूम. तो दिस P इज 25 किलो न्यूटन. ये लेंथ गिवन है, यहाँ से लेके फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस डिस्टेंस इज 150 mm और ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 450
mm and cross section dimensions are 50 and 1. तो दिस इज आपने क्वेश्चंस को पूरा अंडरस्टैंड कर लिया. नाउ कम टू द सोल्यूशन की तरफ आते. तो सबसे पहले जो स्टेप है, हम रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को पी पे, और पी जो फोर्स है उसको हम एक्स और वाई कंपोनेंट्स उसमें रिजॉल्व करेंगे. देखिए हमने क्वेश्चन में क्या करना है, हमने पी बाय ए प्लस एम वाई बाय आई को कंबाइन कर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बेंडिंग स्ट्रेसेस. अब पी बाय ए तब ही पॉसिबल है, ये तब जब भी स्ट्रेसेस आएंगे, इसका मतलब ये है कि ये किसी क्रॉस सेक्शन के सेंटर पे फोर्स लगी, और एम वाई बाय आई जो है वो यानी किसी बीम के पे कोई बेंडिंग मूवमेंट्स जो हों वो लगे हों. देन वी कैन अप्लाई दिस फॉर्म. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसका. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पॉइंटर, मेक इट रेड. तो हम x और y कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे. तो ये हमने लाइन डायग्राम जो है वो इसकी ड्रॉ कर दी. इधर आप एक x कंपोनेंट और y कंपोनेंट यानी इस तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दें. इसमें हमारे पास जो फोर्स लगी है दैट इज इक्वल टू 25 किलो न्यूटन. तो इसका जो एंगल है या जो स्लोप है that is equal to 3 and 4, definitely this will be 5. अब इसके जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये वाला कैसे फाइंड, या तो आप ये एंगल फाइंड आउट कर लें. तो दिस विल बी इक्वल टू ये कंपोनेंट जो होगा पी कॉस थीटा और ये पी साइन थीटा. अगर ये वाला थीटा आप फाइंड आउट करते हैं सो देन दिस विल बी पी कॉस थीटा एंड दिस विल बी पी साइन थीटा. यानी जिस फोर्स के साथ जिस कंपोनेंट के साथ थीटा होगा वो कॉस होगा और दूसरा वाला साइन होगा. और अगर इस फॉर्म में करना है आप 3 और 4 की फॉर्म, तो वो क्या होगा, इफ दिस इज पी एक्स एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट पी वाई. तो ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रॉम द रेशोज यू कैन फाइंड आउट. इस इन रेशो से ये अगर हम ये 25 को टोटल 5 में डिवाइड कर दें यानी 5 पीसेस में, तो इसका जो 4 पार्ट्स होंगे वो हॉरिजेंटली जाएगा, हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो इसका इफेक्ट है वो 3 टाइम्स, इस फोर्स का जो 3 टाइम्स है, यानी इस फोर्स का जो थर्ड पार्ट है 1/3 ऑफ दिस फोर्स वो जो है वो ट्रांसफर होगा पी वाई में. तो सिंपल आपने क्या करना है, 25 इंटू 4 क्योंकि हमने हॉरिजेंटल में इसको स्प्लिट करना है, तो 4/5 दिस इज इक्वल टू पी एक्स. और पी वाई क्या है, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 3/5. So this will give you the answer 20 kilonewton, and this will give you the answer 15 किलो न्यूटन. अब ये फोर्सेस लग रही हैं यहाँ पे. अब किसी न किसी तरीके से हमको इन फोर्सेस को जो है वो यहाँ पे इस सेंटर पे लाके शिफ्ट करना है. लेकिन अब ये नहीं है कि आप इनको उठा के जो है वो इन फोर्सेस को उठा के डायरेक्ट यहाँ पे कर दें. क्योंकि हमारा फिर जो सिस्टम है हमारा
तो वो तो चेंज हो जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा जो कि क्वेश्चंस में गिवन है। क्वेश्चन में तो फोर्स यहीं पे लगी हुई है। अब हम कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को यूज़ करते हुए इन फोर्सेस को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पे जो है वो ट्रांसफर करें। तो अब हमारे पास एक दो किस्म की चीज़ें हैं। एक को हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आप लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब भी आप कभी, लेट सपोज, इस एक बॉडी है उसके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लगी है, फोर्स पी, और आप कहते हैं कि बाई एनी मीन्स आपको ये फोर्स यहाँ नहीं चाहिए, मुझे, मैं ये फोर्स यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ। तो आप इसी फोर्स को जो है इस डायरेक्शन में भी लगाते हैं और इस डायरेक्शन में भी लगाते हैं, यानी वी हैव नथिंग, यानी हमने अपने रियल प्रॉब्लम्स को चेंज नहीं किया, यानी फोर्स प्लस में भी लगा दी, माइनस में भी, क्वेश्चन वही है जो पी लगा है। अब इसकी और इसके बीच में एक डिस्टेंस होगा डी। तो ये यहाँ पे अगर अब हम इसको एज ए कपल, तो ये एक इस किस्म का कपल प्रोड्यूस करेगा, और ये पी यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे एक कपल प्रोड्यूस होगा जिसकी वैल्यू होगी पी इंटू डी, एंड दिस इज फोर्स। इसका मतलब ये है कि जब हम कभी फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे एक कपल जो है वो प्रोड्यूस होता है। और लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है कि आप किसी भी फोर्स को उसकी लाइन ऑफ एक्शन में जो है वो आगे भी लेके जा सकते हैं, पीछे भी लेके जा सकते हैं। तो ये वर्टिकल फोर्सेस पर हम बेसिकली लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लगाएंगे। इसको हम यानी इसी लाइन ऑफ एक्शन में यहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जबकि इसको जब हम यहाँ पे ट्रांसफर्स करेंगे तो फिर ये सेंटर पे आ जाएगा, जिसकी वजह से इस सेक्शन में इस फोर्स की वजह से एक बेंडिंग मूवमेंट आएगी, दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस विच इज आई थिंक गिवन इज 450। और ये यहाँ पे भी एक मूवमेंट आएगा, उसको हम थोड़ा सा आगे चेक करते हैं। तो अब हम जो कहें वो करेंगे कि ट्रांसफर द फोर्स टू द मिड ऑफ द सेक्शन। अब ये हमारे पास जो है वो फाइनल जो है वो कंडीशंस बन गई। ये अब फाइनल कंडीशंस बन गई हमारे पास, जिसमें एक फोर्स ये लगी है और एक फोर्स जो है ये लगी है। अब बेशक आप वो जो कंपोनेंट्स को आपने रिजॉल्व कर दिया है उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन एंड दिस इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन, राइट। ये सारा हो गया। अब इस फोर्स को जो है, अच्छा, इस फोर्स को तो हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और जो है वो, यानी दिस स्ट्रक्चर इज, हमने इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना। अब हम क्या करेंगे ना, बल्कि यहाँ पे हम ये वाला नहीं लिखते, इस फोर्स को हम अपनी लाइन ऑफ एक्शन में जो है वो ऊपर नीचे करके यहाँ पे हम एक फोर्स लगा देंगे, यही 15 किलो न्यूटन, बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। और अब इस फोर्स को हम डायरेक्ट उठा के यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे एक कपल जो है वो क्रिएट होगा। अब वो कपल कैसे होगा, आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने एक फोर्स लगानी है, इसी इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी है 20 किलो न्यूटन, और एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन स्ट्रेट, तो दिस इज आल्सो 20 किलो न्यूटन।
अब हमने इस क्वेश्चन को चेंज नहीं किया, वी हैव अप्लाइड प्लस एंड माइनस फोर्सेस, क्वेश्चन वही है, ठीक है। 420, this distance is how much? I think this is 150, ये डिस्टेंस है हमारे पास 150 mm। अब ये वाली जो फोर्स होगी, दिस वन, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इनके बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 150, और आप इस फोर्स को 150 mm से, या नॉर्मली हम मूवमेंट्स को किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो आप 0.15 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इन ये दोनों फोर्सेस खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे एक कपल आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 20 into 0.15, which will be equal to 3 किलो न्यूटन मीटर। और ये जो फोर्स रह गई है, नाउ दिस इज अप्लाइड, विच इज इक्वल टू 20 किलो। अब हमारे पास ये जो सारी फोर्सेस हैं, ये बीम तक यानी एक्सियल फोर्स बीम के सेंटर में लग गई, और बाकी जो है वर्टिकल और बेंडिंग। अब हमने इस सेक्शन पे, एज वी नो दैट, अगर अब हम सिर्फ इस एक्सियल फोर्स की वजह से स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना चाहें, जिन्हें हम सिग्मा एन भी कहते हैं, सो दैट इज इक्वल टू पी बाई ए, विच इज इक्वल टू प्लस, क्योंकि ये इस सेक्शन, इस बीम को जो है वो लॉन्गिट्यूडली एलोंगेट कर रहा है, इस फोर्स की वजह से इस सेक्शन पे जो है स्ट्रेसेस जो आ रहे हैं ए और बी पे, वो आ रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेसेस, टेंसाइल स्ट्रेसेस। और जो इनकी वजह से आएगा, जो बेंडिंग मूवमेंट्स की वजह से आएगा, अब ये बेंडिंग मूवमेंट्स देखें, इस फोर्स की वजह से भी है, 15 किलो न्यूटन की वजह से भी है, और तो हमने यहाँ पे नेट नेट बेंडिंग मूवमेंट हमने फाइंड आउट करनी है, नेट बेंडिंग मूवमेंट। सो बेंडिंग मूवमेंट एट ए एंड बी अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करें, एंड दिस डिस्टेंस इज 450 mm, or 0.4, सो 0.4 मीटर कर देते हैं इसको, सो 0.4 मीटर, सॉरी। अब हम नेट यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, विच इज इक्वल टू 15, दिस इज द वर्टिकल लोड, और इनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 0.4। अब आपकी मर्जी है कि आप क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव लेते हैं या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो एम ए बी इज इक्वल टू 15 इंटू 0.45 माइनस डायरेक्ट 3, ये जो पॉइंट मूवमेंट होता है, ये डायरेक्ट हर पॉइंट पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इस 3 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज़ मतलब ये खुद ही एक बेंडिंग मूवमेंट है, इसको आपने किसी डिस्टेंस से नहीं मल्टीप्लाई करना। तो जो पॉइंट मूवमेंट है वो एक जगह से किसी भी सेक्शन से, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर ऑटोमेटिकली जो है वो ट्रांसफर्स हो जाती हैं। तो दिस विल कम्स which is equal to 6.75 minus 3. So the net bending moment is 3.75 किलो न्यूटन मीटर। और आप इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, सो एम ए बी, अब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, सो किलो न्यूटन विल बी न्यूटन मीटर, सो दिस विल बी इक्वल टू 3750 न्यूटन मीटर। तो ये चीज़ हमारे पास जो है वो फाइनली आ गई। तो अब हम आते हैं अपने स्ट्रेसेस की वजह से जो बेंडिंग मूवमेंट आ रही है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ करनी है,
कि जो यहाँ पे नेट मूवमेंट आपने जो है वो लगाना है, तो दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि 15 × 0.45 विच इज़ ग्रेटर देन दिस 3, तो नेट जो यहाँ पे जो ए बी सेक्शन है वो यहाँ पे ऐसे मूव होगा एंड दिस। ठीक है, तो एक किस्म की अगर आप इसका फाइनल डायग्राम आप इसकी ड्रॉ कर लें इस तरह, तो यहाँ पे एक बेंडिंग मूवमेंट है और यहाँ पे आपके पास इसके टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं। अब ये फोर्स जो है ये हमने फाइंड आउट की थी, दिस इज इक्वल टू 20 kN, और ये वाला जो बेंडिंग मूवमेंट है दिस इज 3750 Newton meter. So similarly this is same. अब हमने यहाँ दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, अब हमने एक जनरल फार्मूला पहले अप्लाई कर देना है। सो इफ़ आई से जो कंबाइंड स्ट्रेसेस हैं उसको मैं सिग्मा सिग्मा बी कह दूं, यानी या सिग्मा कंबाइन कह दें इसको, सिग्मा कंबाइंड, दैट इज इक्वल टू, अब हमें पता लग गया है कि जो 20 kN है दैट इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स, तो टेंसाइल फोर्स को हम प्लस लेते हैं, सो प्लस पी बाई ए, बट हेयर दिस इज एम वाई बाई आई। अब हमने यहाँ पे एम भी कैलकुलेट हो गया विच इज इक्वल टू 3750, वाई और आई आपने कैलकुलेट कर, सेक्शन हमारे पास गिवन है दैट इज इक्वल टू 50 mm एंड दिस इज 150 mm। वाई तो यहाँ से जो सेंट्राइडल एक्सिस से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप कहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, तो हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, दिस इज ए एंड बी, तो डेफिनेटली वाई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 150, तो 150 का हाफ है वो, यानी दिस दैट इज इक्वल टू 75, ये आ जाएगा और ये भी 75 आ जाएगा, तो वाई हमारे पास कैलकुलेट हो गया। आई के लिए हम इस एक्सिस के अबाउट, इफ दिस इज एक्स एक्सिस, तो इसी के एक्सिस के अबाउट हमारे पास बेंडिंग मोमेंट भी है, ये वाला एम एक्स, बेसिकली दिस इज एम एक्स एंड दिस इज आई एक्स, तो आई एक्स विल बी इक्वल टू बी एच क्यू बाई 12, and you can convert it into meter for or meter mm for, so I get the value 1.4, p आप जो है वो 50 पुट कर लेंगे एंड h जो है वो आप 150, नॉट द हाफ बल्कि टोटल जो है आप पुट कर लेंगे, सो 1.41 इंटू 10 raised to the power sorry -5 meter4, तो दिस इज आंसर। ठीक है, अब y है, m है हमारे पास, i है, p भी है, एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया जो है, सो दैट एरिया इज इक्वल टू b into h which will be equal to 50 into 150, and that is equal to how much, that is 7.5 into 10 raised to the power -3 meter square. So everything you can you will convert meter mm into meter। ठीक है, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, तो ये हमारे पास है, सो सिग्मा ए। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो है वो ये करेंगे
कि हमें थोड़ा सा इन चीज़ को देखना होगा कि एक सिग्मा ए के साथ जो है अगर हम लिखें प्लस, सॉरी, दिस इज पी बाई ए और प्लस, सॉरी, अब सिग्मा ए के साथ हम यहाँ पे क्या लिखें? आइदर वी यूज प्लस और माइनस एम वाई बाई आई। अब हम पहले जनरल फार्मूला दोनों में लिख देते हैं, सिग्मा बी प्लस पी बाई ए प्लस माइनस एम वाई बाई आई। अब देखें एक ही साइन आएगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब आप यहाँ पे जाएं और चेक करें कि इस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से ए पर क्या स्ट्रेसेस आ गए। तो इस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से इसकी जो डायग्राम है, बेंडिंग डायग्राम, वो इस किस्म की, जिसकी वजह से जो आपका टॉप फाइबर है, दिस इज टेंशन, तो बॉटम फाइबर कंप्रेशन। बॉटम फाइबर्स जो हैं वो कंप्रेशंस में हैं और टॉप फाइबर्स जो हैं वो टेंशंस में हैं। तो टेंशन स्ट्रेसेस हम पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेशन स्ट्रेसेस हम नेगेटिव लेंगे। सो फाइनली दिस विल, इफ ए दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये हमारे पास जो है अब वो जो है वो फॉर्मूला बन गया। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज एंड फिर इसमें जो है वो कैलकुलेट वैल्यूज कर सकते हैं। और वो क्या होगा, किलो न्यूटन को आप न्यूटन्स में कन्वर्ट कर दें। 20 किलो न्यूटन विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूटन and that is equal to 7.5 into 10 raised to the power minus 3 plus, sorry, plus, or that is the moment, sorry, 33750 into 0.0, that is y, half of 150, that is moment of inertia. So all is in meter and Newton units. So you can calculate it, you can solve by yourself. और जो सिग्मा बी है वो यही वैल्यू आएगी आपके पास, 20,000 Newton divided by the cross-sectional area. So this is P by A value, and this value is My by I value, and minus m divided by 1.4 into 10 raised to the power. So you can calculate this value. अब हम इसका जर्नल जो है वो stress profile. So I think this is step number 3. So now in step number 4, in step number 4, calculation of neutral axis. Neutral axis. तो यहाँ पे हम इसका जो है वो फाइनली जो है वो एक सॉरी स्ट्रेस प्रोफाइल ड्रॉ कर देते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि एटलीस्ट न्यूट्रल एक्सिस डाउनवर्ड मूव कर रहा है या अपवर्ड मूव कर रहा है। तो ए पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो आप देख रहे हैं, ए इज ए टॉप और बी जो है वो बॉटम में है। तो ए पर हमने जो स्ट्रेसेस कैलकुलेट की, दैट इज समीशन ऑफ द टू, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन दिस वन। तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रेसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये अब सॉरी एक्सिस है वो सेंटर से जो है वो
लेट मी करेक्ट इट। अच्छा, इसको कम कर देते हैं ताकि वो हमें पता लगे कि न्यूट्रल एक्सिस जो है वो डाउनवर्ड जो है वो शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास अब न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द, यानी न्यूट्रल एक्सिस मींस कि जहां पे आपके स्ट्रेसेस जो हों वो ज़ीरो हों। अब इनकी इसकी आपने लोकेशन फाइंड आउट करनी है, आइदर फ्रॉम डाउनवर्ड, इसको हम ए कह देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है दिस टोटल डिस्टेंस फ्रॉम हेयर हेयर, हमारे पास जो सेक्शन की जो डेप्थ है दैट इज 150 mm, वो हमारे पास है 150 mm। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 150 माइनस a, and this is the value of sigma a and this is the value of sigma b। हमें सिग्मा ए का भी पता है, सिग्मा बी का की वैल्यू का भी पता है, ए हमने फाइंड आउट करना है, ए की इक्वेशन है, एक ही अननोन है हमारे पास। तो अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए। और अब सिग्मा ए की वैल्यूज कहाँ से आएगी? वो यहाँ से आएगी जब आप ये कैलकुलेट करेंगे, एंड सिग्मा बी की वैल्यू यहाँ से आएगी। सो नाउ सिग्मा ए by 150 minus a, which is equal to sigma b divided by a. This is one equation and there is only one unknown. You know sigma a and sigma. So after calculations you will get a, ये आप खुद प्रैक्टिस करें, इसको फाइंड आउट करें। तो मैं आपको एक आंसर बता देता हूँ, मे भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस में हो सकती है आप फाइंड आउट करें, राउंडिंग ऑफ का प्रॉब्लम हो सकता है। सो दिस इज, तो यहाँ पे ये जो ए है वो दैट इज 64 पॉइंट फ्रॉम बॉटम फेस। आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम बॉटम फेस। So this is all about this question. So thanks for watching my video. So please like, share and subscribe my video. Yeah.